अब ब्लैक बोर्ड स्किल की बात करते हैं। ब्लैक बोर्ड स्किल में जिस तरीके से ये बनाया हुआ है उसी तरीके से ब्लैक बोर्ड पे भी लिखा जाएगा। एक चीज़ और जो मैंने कुछ कुछ जो ब्लैक बोर्ड स्किल्स में किसी किसी उसमें देखी हैं लेसन प्लान में, आई मीन किसी किसी माइक्रो प्लान में, कि उन्होंने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी साथ में साइड में दिए हुए हैं, कितने प्रेजेंट हैं और कितने एब्सेंट हैं ये भी साथ में दिए हैं। तो ये एक अच्छा इनिशिएशन है। अगर आप इसको भी साथ में लिखना चाहते हैं तो नीचे लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड टोटल प्रेजेंट स्टूडेंट्स इन द क्लास, है ना। तो ब्लैक बोर्ड स्किल हमसे ये कहती है कि हमें ब्लैक बोर्ड में किस तरीके का ब्लैक बोर्ड स्किल्स को जब हम यूज़ कर रहे हैं, जब ब्लैक बोर्ड को हम यूज़ करते हैं तो किस तरीके का हमें अपनी जो एक्टिविटीज़ है वो रखनी चाहिए। तो पीपल टीचर एक्टिविटी में आप ब्लैक बोर्ड का कोई सा भी हिस्सा, कोई सा भी पैराग्राफ एक लिख दीजिए। तो उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो 13 कंपोनेंट्स हैं जिन पर कि ध्यान दिया जाता है। एक तो बोर्ड कितना साफ है ना। फिर उसके बाद मतलब कितना आपने उसको क्लीन करके, अक्सर ऐसा होता है ना कि जब हम मिटाते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा रह जाता है, तो आपने कितनी क्लीन कर से उसको मिटाया है, फिर उसको क्लीन किया है। फिर उसके बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन, ये जो डेट, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, टॉपिक, क्लास, पीरियड, ड्यूरेशन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने लिखी है कि नहीं लिखी है। ऐसा तो नहीं कि आप सीधा ही ब्लैक बोर्ड पे लिखने पहुंच गए। फिर विजिबल टू ऑल, जो ब्लैक बोर्ड है वो इस तरह से लगा हुआ है क्या क्लासरूम के बीचों बीच कि सभी को उसमें दिखाई दे रहा है। अब उसमें सभी को दिखाई दे रहा है, ये भी आपके ऊपर है कि जिन बच्चों को, या जो बच्चे छोटे होते हैं, छोटी हाइट वाले होते हैं, उनको आगे बैठाइए, या जिन बच्चों की आईज की प्रॉब्लम है उनको आगे बैठाइए। देन स्पेसिंग ऑफ लेटर्स, वर्ड्स एंड नीटनेस, ये एक्चुअली विजिबल टू ऑल से ही जुड़ा हुआ है ये वाला कंपोनेंट्स। लेकिन ये अलग करके इसलिए देखते हैं, पीछे बैठे हुए जो टीचर्स आपका इन्विजिलेशन कर रहे होते हैं वो इस तरीके से इसलिए देखते हैं ताकि ये पता चल जाए कि आप अक्षर कितना लेते हैं। जनरली ये माना जाता है कि 2 इंच का अगर आप जनरली अगर आप 2 इंच का अगर अक्षर बनाते हो तो वो 20 कदम की दूरी से भी दिखाई दे जाता है ना। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रख के बनाएं। उन अक्षर्स के बीच में कितना आपने स्पेस दिया है, बहुत ज़्यादा स्पेस तो नहीं दे रखा है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा स्पेस दोगे तो नहीं अच्छा वर्ड आएगा। 2 वर्ड्स के बीच में स्पेस देना चाहिए ताकि जो है वो अच्छे से उसकी जो लुकिंग है, जो नीटनेस है वो दिखाई दे। फिर राइट इन स्ट्रेट लाइन, कभी कभी आपने देखा है ना, या तो पहाड़ पे चढ़ जाती है लिखते लिखते, या बिल्कुल नीचे जाने लगती है। तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में लिख रहे हैं या नहीं, इस चीज़ को भी ब्लैक बोर्ड स्किल में देखा जाता है। फिर कुछ रेलिवेंट्स पॉइंट्स हैं उसमें डाले हैं कि नहीं। देखिए अक्सर क्या होता है कि हम अनाप शनाप लिखने लगते हैं उसमें, जैसे हम पूरी जो है वो डेफिनेशन लिखने लगते हैं, जबकि कायदे में ब्लैक बोर्ड स्किल हमसे ये कहती है कि अगर हम लिखने में सारा टाइम बिता देंगे तो हम क्या एक्सप्लेन करेंगे और क्या कंटेंट को बच्चे को देंगे। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि कीवर्ड्स होते हैं ना, कीवर्ड्स यानी मुख्य मेन पॉइंट्स, वो बच्चे को देने चाहिए। फिर उसके बाद 7वां पॉइंट है पार्टीशन ऑफ ब्लैक बोर्ड और ऑब्जर्वेशन। देखो क्या होता है कि अ, या तो आप उस ब्लैक बोर्ड का पार्टीशन कर दीजिए, मतलब उसमें विभाजन कर दीजिए कि पहली साइड पे ये लिखूंगा, दूसरी साइड पे लिखूंगी, या तीसरी साइड पे लिखूंगी। या फिर आप जैसे ही आपका ब्लैक बोर्ड भर जाए आप तुरंत ऑब्जर्वेशन करिए। लेसन प्लान जब हम बनाते हैं तब उसमें हम ऑब्जर्वेशन ये देते हैं, यानी ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है जैसे ही आपका ब्लैक बोर्ड भरे या आपको लगे कि काफ़ी चीज़ हमने लिख दी है तो आप तुरंत बच्चों से बोलिए कि अब इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, और खुद घूम घूम कर उसको ऑब्जर्व करिए कि बच्चे लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, है ना। फिर उसको मिटा के फिर आप नेक्स्ट पॉइंट लीजिए। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो ब्लैक बोर्ड को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, पहले एक पार्ट्स में करिए, फिर दूसरे पार्ट्स में, फिर तीसरे पार्ट्स में। देन इसके बाद फोकस ऑन ग्रामर एंड स्पेलिंग मिस्टेक, स्पेलिंग और ग्रामर पे विशेष ध्यान दीजिए। जो प्रेजेंट जनरेशन है उसमें जनरली मैं ये प्रॉब्लम देखती हूँ कि या तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं या फिर वो स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत करते हैं, तो इस पर पूरा पूरा ध्यान दीजिए। देन उसके बाद यूज़ ऑफ कलरफुल चॉक, अगर कोई किसी पॉइंट को आपको मेन एम्फेसिस देना है तो आप कलरफुल चॉक का यूज़ कीजिए।
अब खड़े होने का ढंग, ये पॉइंट नंबर 10 है जो हमें बताता है जब भी आप ब्लैक बोर्ड पर लिखने जाएं तो ब्लैक बोर्ड से 45 डिग्री का 45 डिग्री का एंगल बनाएं। ऐसा इसलिए कि आप ब्लैक बोर्ड और स्टूडेंट्स के बीच में अगर बैक दिखाते हुए करेंगे 90 डिग्री का अगर या 180 का अगर एंगल बनाएंगे तो उससे क्या होगा कि जो बच्चा है वो देख नहीं पाएगा कि आप क्या लिख रहे हैं। और अगर आप 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो आपका कांटेक्ट ब्लैक बोर्ड से भी है और स्टूडेंट से भी है, तो डिसिप्लिन की प्रॉब्लम भी नहीं आती, हम इनडिसिप्लिन की प्रॉब्लम भी नहीं आती है, और हम बच्चों पर नज़र भी रखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, जब भी हम ब्लैक बोर्ड पर कुछ भी लिखते हैं तो लिखते समय चुप होकर ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिखना चाहिए, निरंतर कुछ ना कुछ बोलते रहना चाहिए उस कंटेंट से रिलेटेड या जो ब्लैक बोर्ड पे हम लिख रहे हैं उससे रिलेटेड, ताकि बच्चों के साथ आपका पूरा एक अ, एक जो पूरा आपका ध्यान है वो बच्चों के साथ रहे। फिर उसके बाद यूज़ ऑफ पॉइंटर, किसी मेन चीज़ को एम्फेसिस करना है, पॉइंटर का यूज़ कीजिए। डोंट बी ऑन साइलेंट मोड पर मत रहिए। फिर रब द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पे अगर कुछ भी काम, अगर आप कुछ भी कोई भी चीज़ मिटाते हैं तो उसका एक तरीका है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। बाएं से दाएं मिटाना चाहिए और ऊपर से नीचे करते हो, ये नहीं कि नीचे से ऊपर करते हुए या जहां भी मर्जी आए वहां से मिटाना शुरू कर दिया। हमेशा लेफ्ट से राइट मिटाया जाएगा और ऊपर से नीचे करते हुए मिटाया जाएगा। तो ये ब्लैक बोर्ड स्किल्स हैं, ये शुरुआत में आपको थोड़ा सा टफ लगेंगी, लेकिन जो जो आप इस पर मेहनत करोगे तो वो आपकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा बन जाएंगे। फिर तो हैबिट में आ जाता है कि लेफ्ट से राइट और ऊपर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो ये आपकी ब्लैक बोर्ड स्किल है। अगली स्किल हमारी क्वेश्चन आंसर स्किल है। क्वेश्चन आंसर स्किल को लिखने का तरीका भी यही है। अच्छा, ड्यूरेशन सारे माइक्रो प्लान की 3-4, जो आप अपने सब्जेक्ट टीचर से बात कर लीजिएगा, जनरली जो सब्जेक्ट टीचर है वो 3 से 6 मिनट देता है, या 3 मिनट देगा, या 4 मिनट लिखवाएगा, या 5 मिनट लिखवाएंगे, या फिर 6 मिनट लिखवाएंगे। तो वो पूछ लीजिएगा क्या ड्यूरेशन है ना। हमारी जो अगली स्किल है वो क्वेश्चन आंसर स्किल है। क्वेश्चन आंसर स्किल में हम जो कंपोनेंट यूज़ करते हैं, टोटल 6 कंपोनेंट्स हैं। एक तो जब हम क्वेश्चंस को जब हम पूछते हैं तो रिलीवेंसी और क्लियरिटी होनी चाहिए, यानी प्रासंगिकता होनी चाहिए और क्लियर होना चाहिए। जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना जो पता ही नहीं चलता क्या सब्जेक्ट, जैसे हम कहाँ रहते हैं, अब इसका आंसर क्या होगा, हम भूमि पर रहते हैं, हम पृथ्वी पर रहते हैं, हम इंडिया में रहते हैं, हम बरेली में रहते हैं, है ना। तो इसके बहुत सारे, यानी टू द पॉइंट होना चाहिए, आपके कंटेंट से रिलेटेड होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए कि आप क्या जानना चाह रहे हो। फिर स्पेसिफिक एंड ग्रामेटिकल करेक्शन, स्पेसिफिक होना चाहिए यानी बिल्कुल पिन पॉइंटेड होना चाहिए, और उसमें ग्रामेटिकल यानी व्याकरण दोष ना हो। आपको व्याकरण दोषों से बिल्कुल रहित होना चाहिए। आप जानते हो ना, जरा से कॉमा से को अगर हम यूज कर लें कहीं का कहीं शब्दों के बीच में तो अलग अर्थ बन जाता है। जैसे रोको कॉमा मत जाने दो, है ना, और फिर रोको मत कॉमा जाने दो, सेंटेंस वही है, वर्ड्स वही हैं, लेकिन देखिए एक कॉमा से कितना फर्क पड़ गया। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि कहाँ हमें सही से ग्रामर हम उसको में यूज़ करें या नहीं। तीसरा, प्रेजेंटेशन। अब क्वेश्चंस का प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। कहीं कहीं कभी कभी जब माइक्रो टीचिंग प्यूपल टीचर कर रहे होते हैं क्वेश्चन आंसर स्किल पर, तो मैं देखती हूँ बिल्कुल स्टेटमेंट फॉर्म में देते हैं, उनकी वॉइस में क्वेश्चन आयर पुट आता ही नहीं। जैसे हम कहाँ रहते हैं, मतलब कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा कि ये क्वेश्चन आंसर स्किल चल रहा है ना, या क्वेश्चन आंसर का दौर चल रहा है ना, स्टेटमेंट फॉर्म लग रहा है बिल्कुल। इसकी बजाय जब हमें वॉइस पे ध्यान देना चाहिए, स्पीड पे ध्यान देना चाहिए, और पॉज कहाँ रुकना है, हम कहाँ रहते हैं, देखिए ना कितने किस वर्ड पे कितना जोर देना है, उसके बारे में, है ना, उसके बारे में ध्यान देना चाहिए। हम भारत में कहाँ रहते हैं, है ना, तो हम कहाँ पे जोर दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन है जो हम पूछना चाह रहे हैं। तो इस बात का ध्यान दीजिए कहाँ कैसी वॉइस हमें करनी है। हमारी वॉइस हमेशा क्वेश्चनेटिव फॉर्म में होनी चाहिए, स्पीड कैसी है और कहाँ कहाँ हमें रुकना है। देन उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन,
क्वेश्चन आंसर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, एक दूसरे से बंधे हुए क्वेश्चंस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी कुछ पूछ रहे हैं कभी कुछ पूछ रहे हैं, मतलब क्वेश्चंस में कोई भी तारतम्यता नहीं है ना, कोई भी कोरिलेशन नहीं है, उस तरीके का नहीं होना चाहिए। तीसरा बिहेवियर, बिहेवियर बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव बिहेवियर, आई टू आई कांटेक्ट करके होना चाहिए। और जो किसी भी बच्चे को मतलब आप कड़क पूर्ण लहजे से ना पूछें क्वेश्चंस, ढंग से बहुत अच्छे से पूछें। और हमेशा जो आपका फेस है वो स्माइली रहना चाहिए। भूमि पर, अच्छा बताओ, भूमि पर हम कहाँ रहते हैं, है ना। और जब भी क्वेश्चंस बच्चे को नहीं आता है तो आप उस हेल्पिंग क्वेश्चंस यूज कर लो। जैसे मान लीजिए हम ये पूछ रहे हैं कि भारत की राजधानी का क्या नाम है। अब बच्चा आंसर नहीं दे पा रहा है तो हम क्या करेंगे, प्रूविंग क्वेश्चंस पूछने लगेंगे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप मुझे ये बताओ कि भारत के राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं। ठीक है, उसका भी आंसर नहीं मिल रहा है तो आप फिर से कहो कि अच्छा ये बताओ कि कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है। तो कहीं ना कहीं बच्चे जो है वो रिस्पॉन्स देने लगेंगे। कोशिश आप कीजिए, क्वेश्चन आंसर स्किल आपसे ये कहता है कि आप हर हाल में रिस्पॉन्स बच्चे से लेने की कोशिश कीजिए, है ना। हेल्प नहीं आता है तो हेल्पिंग क्वेश्चंस या प्रूविंग क्वेश्चंस की हेल्प लीजिए, रिस्पॉन्स पूरा लीजिए। ऐसा ना हो कि आप रिस्पॉन्स, जैसे हम पृथ्वी पर हम कौन से देश में रहते हैं, भारत में। नहीं, ये गलत है, पूरा रिस्पॉन्स लीजिए। पृथ्वी पर हम भारत में रहते हैं। और जो हाथ उठाता है उसे भी उससे ही क्वेश्चंस पूछा जाए। एक और मैंने जो डिफेक्ट जनरली पीपल टीचर में देखा है वो पॉइंटर से, क्योंकि पॉइंटर से इंडिकेट करते हैं तो उससे इशारा कर करके पूछते हैं, है ना। तो एक तो ये पॉइंटर से इशारा करते हुए नहीं पूछना है, आप बताइए, ये करके पूछना है। दूसरा, फोर्सफुली आप किसी भी बच्चे को नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए बच्चा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, हाथ नहीं उठा रहा, अच्छा तुम बताओ, आप बताओ, तो ये नहीं, जो बच्चा हाथ उठा रहा है उसी से ही क्वेश्चंस पूछिए। जब आप हेल्पिंग क्वेश्चंस की हेल्प लेंगे, हेल्पिंग क्वेश्चन से पूछेंगे तो आपके हर बच्चा आपको रिस्पॉन्स देगा। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है डिफेक्टिव क्वेश्चंस। डिफेक्टिव क्वेश्चंस कभी भी ना पूछे जाएं। कुछ क्वेश्चंस डिफेक्टिव होते हैं, जैसे ऐसे क्वेश्चंस जिनके की आंसर यस और नो में होते हैं। जैसे क्या दिल्ली भारत की राजधानी है, इसमें आंसर छुपा हुआ है, या यस या नो में है ना। तो ये क्वेश्चन हमारा डिफेक्टिव क्वेश्चन कहलाता है, हमें ये क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए। क्या क्या, कब कब, कैसे कैसे, कहाँ कहाँ, ये 2 बार जहाँ वर्ड रिवाइज हो रहे हैं वहाँ नहीं, उस तरीके के क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए। जनरली ऐसे क्वेश्चंस हम नॉर्मल क्लासरूम में तो पूछ सकते हैं, बट जो लेसन प्लान होते हैं, जो माइक्रो प्लान होते हैं, उसमें ये क्वेश्चंस डिफेक्टिव माने जाते हैं। हम कहाँ रहते हैं, हम भारत में कहाँ रहते हैं, या भारत में आलू का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है, ये नहीं, भारत में आलू का उत्पादन कहाँ होता है, ये करेक्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है। एंड कभी कभी क्या होता है, एक ही जो क्वेश्चन है उसको बार बार नहीं पूछा जाता है। आप क्वेश्चंस, अगर बच्चे रिस्पांस नहीं दे रहे हैं तो आप उसी क्वेश्चंस को दूसरी तरीके से पूछो, लेकिन क्वेश्चंस को रिवाइज नहीं किया जाता है। अच्छा, आप रिस्पांस सही कैसे किया जाता है, मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन पूछा और कोई बच्चा गलत आंसर दे रहा है उसका, आपने कहा कि हाथ उठाइए जिसको कि क्वेश्चन, जिसको आंसर आता है। तो एक बच्चे ने हाथ उठाया, उसने आंसर गलत दिया, तो आप उसको बैठाओगे नहीं, उसको खड़ा रखिए, उसका पहले कंफर्म करिए, हाँ नहीं आपका आंसर गलत है। आंसर कंफर्म 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 हो गया, उसके बाद किसी और से पूछिए, अगर वो आंसर सही देता है तो सही आंसर वाले बच्चे को बैठाइए, और जो इसने गलत आंसर दिया है उसको पहले रिस्पॉन्स सही कराइए, उसका आंसर सही कराइए, फिर उसको बैठाइए। ये एक तरीका होता है जो क्वेश्चन आंसर स्किल में यूज किया जाता है। आशा है आपको क्वेश्चन आंसर स्किल और ब्लैक बोर्ड स्किल समझ आई होगी। कोई भी क्वेरीज अगर आपकी होती है या आप कुछ जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी डाल दी है, आप पता कर सकते हैं। दूसरा, अगर ये पसंद आया है वीडियो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डालिए। नमस्कार।